हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। इस निर्णय को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि कोर्ट्स कितनी बारीकी से चलती हैं, लॉ को कितनी बारीकी में देखती हैं और कई बार कोर्ट से भी मिस्टेक हो जाती हैं, उनमें भी सुधार करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होती है वो लॉ को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती है, उसके बाद ही कोई फैसला देती है। उनकी ना तो हस्बैंड से कोई दुश्मनी होती है, ना ही वाइफ से कोई दुश्मनी होती है। जो लॉ इतने ज्यादा डीप हैं, प्रोफेशनल भी सारे लॉज को नहीं समझ सकता, तो एक आम आदमी इतना डीप कैसे सोच सकता है। तो इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी बेंच होती है जिसमें कई सारे जजेस रहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का गलत फैसला ना होने पाए और वो उसके सारे एंगल्स पर विचार कर पाए। तो अपनी तरफ से तो उनकी कोशिश यही होती है कि सही जजमेंट आए। फिर भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। और दोस्तों जहां तक बात आती है किसी हीनियस क्राइम की, यानी कि किसी की डेथ हो गई है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता उस परिवार के लिए जिसने अपना मेंबर खोया है। लेकिन दोस्तों इसका दूसरा एंगल यह है कि इस वजह से किसी बेगुनाह को भी सजा नहीं हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि किसी की डेथ हुई है तो उसके लिए जो भी सामने आ रहा है उसे पकड़ करके जेल में डाल दो। जब तक ये साबित ना हो कि जो ये डेथ हुई है किसकी वजह से हुई है, तब तक किसी पर भी इल्जाम लगाना या उसको जेल में डाल देना बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ मामला है, ये वैवाहिक मामला है, 498A का मामला है। बात यह है कि इसमें लड़की की डेथ हो गई थी। लड़की की जब भी डेथ होती है, देखिए ये उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है और ऐसे में अधिकतर ये होता है कि लड़के का नाम लिखवा दिया जाता है। कई बार होता है कि लड़का इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन कई बार होता है लड़के की कोई गलती नहीं होती, बल्कि वो भी अपनी पत्नी से काफी प्यार करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे लड़की की डेथ हो जाती है। लेकिन लड़की के घर वाले इमोशन में आकर के लड़के का नाम भी लिखवा देते हैं कि इसी की वजह से हमारी बेटी की डेथ हुई है। तो दोस्तों अगर ये सही है फिर तो लड़के को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ये गलत है, ये इल्जाम गलत है, तो भाई लड़का तो बिना मतलब टंग गया, उसने कुछ किया ही नहीं, बल्कि वो तो अपनी पत्नी से प्यार करता था। उसके लिए तो डबल डबल चीज हो गई। एक तो उसने अपनी पत्नी को खो दिया और दूसरा इतना बड़ा इल्जाम और ये सारी सिचुएशन, जेल जाना और अपनी बाकी की फैमिली भी स्पॉइल हो जाना। और बच्चे हैं तो उनका भविष्य भी चौपट हो जाएगा, क्योंकि अब माँ तो चली गई, पिता बचा है, पिता ने बच्चों को पालना है। और यदि पिता को भी जेल हो जाती है, आजीवन कारावास, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन दूसरे के बच्चे को संभालेगा? कौन दूसरे के बच्चे को शिक्षा देगा? तो दोस्तों ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। और यदि आप श्योर हो कि उस लड़के की वजह से ही आपकी लड़की की डेथ हुई थी तो उसकी एफआईआर कराइए। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो तो आप इस तरह से मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो लड़का बेगुनाह हो और अननेसेसरी फंस जाए। अब दोस्तों इसमें लड़की की डेथ के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई वो लड़के पर, लड़के के माता पिता पर और उसके जीजा पर हुई, और उन सबको ट्रायल कोर्ट ने सजा कर दी। 498A आईपीसी के अंतर्गत 3 साल की सजा हर एक एक्यूज्ड को और 304B आईपीसी के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा कर दी गई सभी लोगों को। अब दोस्तों पूरे परिवार ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया और परिवार के 3 लोगों को, यानी कि पति को छोड़कर बाकी के 3 लोगों को 304B के कन्विक्शन से मुक्त कर दिया। उन्होंने पाया कि इनका इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन 498A में हुई सजा को कंफर्म कर दिया, यानी कि उस सजा को बरकरार रखा। और दोस्तों तथ्यों के आधार पर हस्बैंड पर 304B को हटा करके 302 की धारा में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी 302 होता है मर्डर, 304B होता है दहेज हत्या। तो यानी जो 302 का क्राइम होता है वो 304B से ज्यादा हीनियस क्राइम होता है। तो यहां पर 304B से कन्वर्ट करके 302 की धारा उस पर लगा दी गई और 302 की धारा में उसे आजीवन कारावास की सजा कर दी गई। अब दोस्तों मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। अब दोस्तों यहां पर जिस तथ्य के बेस पर ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने हस्बैंड को कन्विक्शन किया था, उसके माता पिता को कन्विक्शन किया था, वो ये था जब लड़की के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो वो जल गई और उसके बाद उसकी माताजी को सूचित किया गया रात में, और सुबह के समय उसकी माताजी आई। जब उसकी माताजी आई तो वो अपने बेडरूम में लेटी हुई थी और उसने कुछ स्टेटमेंट दी और उसके बाद बिना किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के उसकी डेथ हो गई। और वो स्टेटमेंट के आधार पर ये कन्विक्शन हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरे को ये स्टेटमेंट दी गई है कि जो लड़की है उसने कहा है कि उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल करके उसको उसके ससुराल वालों ने आग लगा दी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मानना यह था कि भाई केवल ये स्टेटमेंट क्या 498A और 304B को लगाने के लिए पर्याप्त है? दोस्तों जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है, यानी मृतक जो कि मरने वाला होता है उसकी जो आखिरी डिक्लेरेशन होती है, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान है और उसका विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये उसने अपनी मदर को दी और ऐसा उसकी मदर ने बताया। तो क्या ये स्टेटमेंट इतनी विश्वसनीय है कि इसके आधार पर 304B में सबको कन्विक्शन कर दिया जाना चाहिए?
अब दोस्तों बाकी के तथ्यों की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे मामले में कहीं ये नहीं पाया कि कहीं पर भी 498A से रिलेवेंट कोई एविडेंस आया है कि इन्होंने 498A का अपराध किया है। इसके अलावा जो हस्बैंड था उसने बताया था कि यह घटना ऐसे हुई कि किचन में दूध उबल रहा था और उस समय पे स्टोव बर्स्ट हो गया अचानक से और वो जल गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब सारे तथ्यों को देखा तो यह माना कि इस घटना को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने इस घटना को इग्नोर कर दिया और केवल उसकी मदर की उस स्टेटमेंट के आधार पर जिसमें कहा है उसने कि लड़की ने डाइंग डिक्लेरेशन दी है, उसके आधार पर 304 भी लगा दिया गया। तो यह सही नहीं कहा जा सकता है, इस प्रकार से किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी का भी मृत्यु हो जाना, इस प्रकार से किसी के भी बच्चे का चला जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके लिए बिना एविडेंस के किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती है। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था उसने कन्विक्शन और सेंटेंस को सेट असाइड कर दिया, यानी कि उसको फ्री कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखिए कहां से कहां तक लड़ाई चलती है, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपको लड़ना पड़ता है। यदि आप नहीं लड़े तो आप टंग जाते। दोस्तों यदि इस मामले में ये व्यक्ति नहीं लड़ता और अगर ये निर्दोष है, ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, तब जाकर के इतना ज्यादा बारीकी से देखा गया और उसको छोड़ा गया, अदरवाइज उसको आजीवन कारावास हो गया था। और यदि इस मामले में या किसी भी मामले में उसके बच्चे होते तो ऐसे में बच्चों का भविष्य चौपट हो जाता। तो इसलिए दोस्तों जो भी कोर्ट्स होती हैं उन पर हमें विश्वास रखना चाहिए। वो बात अलग है कि कई बार अपना माइंड अप्लाई करने में उनसे भी गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी एक जुडिशरी है, उस जुडिशरी के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है और कोई दूसरा रास्ता तो अपने पास है नहीं। बस दोस्तों कुल मिला के यह है कि आप सही होने चाहिए। यदि आप सही हैं तो कोर्ट से भी आपको न्याय मिलता ही है। बिना एविडेंस के कोई भी कुछ भी प्रूफ नहीं कर सकता है। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए इस इंपॉर्टेंट निर्णय का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।